स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं एंट्रोपी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो एंट्रोपी और एंट्रोपी चेंज का डेफिनेशन आपने पिछले लेक्चर में रीड कर लिया था और इसको आज हमें स्टडी करना है ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस और सॉलिड इज कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट। तो इसमें एंट्रोपी चेंज कितना होगा इस दौरान सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने में। इससे रिलेटेड 3 डेफिनेशन हैं जो हमें एक एक करके देखनी है। तो फर्स्ट नंबर पे है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है मेल्ट करना, मींस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो जब 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस वक्त जितनी भी एंट्रोपी चेंज होती है उसको हम एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। और सॉलिड लिक्विड पर कब कन्वर्ट होता है? जब उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है। तो इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए, इट इज़ द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 1 मोल, तो ये 1 मोल के लिए लेना है, ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड। तो सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है 1 मोल एट इट्स मेल्टिंग टेम्परेचर, तो उस वक्त जितना भी एंट्रोपी चेंज होता है, मीन्स जितना रैंडमनेस इंक्रीज होती है, तो उसे हम बोलते हैं एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। तो ये इसको हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेल्टा एस एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन जो है वो क्या होगा? एंट्रोपी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। तो फाइनल स्टेट तो लिक्विड है, तो एंट्रोपी ऑफ लिक्विड माइनस एंट्रोपी ऑफ क्या होगा? सॉलिड। तो फाइनल स्टेट में से इनिशियल स्टेट ही माइनस करते हैं। और पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि एंट्रोपी चेंज जो है वो क्यों रिवर्सिबल अपॉन आइसोथर्मल प्रोसेस में डिवाइडेड बाय टेम्परेचर था। तो अगर हीट चेंजेस जो हैं एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो स्टडी किया जाए तो इसको हम डेल्टा एच अपॉन टी भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो डेल्टा एस फ्यूज़न होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा एच फ्यूज़न एंथैल्पी चेंज अपॉन टेम्परेचर। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल भी आगे करने हैं। तो अब देखते हैं सेकंड डेफिनेशन, ये है एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन में क्या होता है? लिक्विड जब वेपर फेज में मींस गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है 1 मोल, और वो कब होता है? बॉइलिंग पॉइंट पर। तो उस वक्त जितना भी एंट्रोपी चेंज होता है उसको हम बोलेंगे एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो 1 मोल लिक्विड जो है वेपर में जब कन्वर्ट हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट पर, तो उस वक्त जो भी एंट्रोपी चेंज होगा वो एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन हो जाएगा। और इसको हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा एस वेपोराइजेशन। तो फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट करना है। तो फाइनल स्टेट तो क्या है? एंट्रोपी ऑफ वेपर माइनस एंट्रोपी ऑफ क्या होगा? लिक्विड होगा। और इस तरह से लिखेंगे तो, और ये डेल्टा एच अपॉन टी तो होगा ही होगा। तो डेल्टा एच क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है केल्विन वाला। तो इस तरह से ये हो गया एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। अब थर्ड डेफिनेशन देखते हैं, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू डायरेक्ट इनटू गैसियस स्टेट। तो 1 मोल के लिए कन्वर्ट करना है। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही कोई सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चला जाए तो उस केस में सब्लिमेशन होती है, और हर सॉलिड की सब्लिमेशन नहीं होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इट इज़ द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सॉलिड चेंजेस इनटू वेपर्स एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही क्या होती है? सब्लिमेशन होती है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? डेल्टा एस सब्लिमेशन। तो ये किसका डिफरेंस होगा? फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। तो फाइनल स्टेट इसमें वेपर्स है और इनिशियल स्टेट क्या है? एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। तो ये डेल्टा एच होगा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन डिवाइडेड बाय पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर वो सब्लिमेशन हुई है। तो इस तरह से ये 3 डेफिनेशन जो है आपको लर्न कर लेनी है। आगे देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्रोपी। तो एंट्रोपी के कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो कुछ पॉइंट आपको रीड कर लेने हैं, वो यहाँ पे लिखे हैं तो आप नोट कर लीजिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, एंड डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो टोटल एंट्रोपी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। और सेकेंड पॉइंट है, इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द एंट्रोपी जनरली इंक्रीजेज। तो आप देखेंगे ज़्यादातर जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगी उसमें एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज ही होती है। जैसे इवेपोरेशन ऑफ वाटर है, वाटर जो है लिक्विड स्टेट से अगर गैसियस स्टेट में जाएगा तो आप देखेंगे कि गैसियस स्टेट में रैंडमनेस जो है वो इंक्रीज होती है, तो एंट्रोपी
जो है ये आपको ध्यान रखना है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, मोस्ट ऑफ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में वो इंक्रीज होती है। और थर्ड पॉइंट है एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। तो जो चीज़ पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। तो आपको याद है कि एंट्रोपी चेंज हम ऐसे लिखते हैं S2 माइनस S1। तो S1 क्या है, एंट्रोपी ऑफ इनिशियल स्टेट है, और S2 जो है एंट्रोपी ऑफ फाइनल स्टेट है। तो फाइनल और इनिशियल स्टेट पर ही ये डिपेंड करती है। और आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, एंट्रोपी चेंज साइक्लिक प्रोसेस में तो क्या ले लेते हैं, ज़ीरो ले लेते हैं, कि ओवरऑल जो एंट्रोपी चेंज होगा वो ज़ीरो होगा। और फिफ्थ पॉइंट है कि किसी भी प्रोसेस में, तो इस प्रोसेस में आपको याद रखना है कि जो टोटल एंट्रोपी चेंज है वो हम क्या लेते हैं, डेल्टा एस सिस्टम। तो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज प्लस क्या होगा, डेल्टा एस सराउंडिंग। तो कभी कभी हमें टोटल एंट्रोपी चेंज जो है वो देखना पड़ता है, तो सिस्टम और सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज को टोटल कर दीजिए तो वो डेल्टा एस टोटल हो जाएगा, टोटल एंट्रोपी चेंज। तो ये फार्मूला भी कहीं कहीं यूज़ होता है, तो ये भी आपको लर्न कर लेना है। और लास्ट पॉइंट है इन्हें रिवर्सिबल प्रोसेस। तो एंट्रोपी चेंज मैंने आपको बताया था कि टोटल जीरो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में ग्रेटर देन जीरो। इरिवर्सिबल प्रोसेस, मोस्ट ऑफ द इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती हैं, स्पॉन्टेनियस होती हैं। जैसे वेपोरेशन ऑफ वाटर बताया था मैंने, तो उसमें एंट्रोपी जो है जनरली क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इंक्रीज होने का मतलब है कि वो ग्रेटर देन जीरो होगा, मीन्स कि पॉजिटिव होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्रोपी के, ये आपको लर्न कर लेने हैं। आगे हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं एंट्रोपी चेंज से रिलेटेड। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज व्हेन 54 ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर। तो इसमें वाटर जो है वो 54 ग्राम दे रखा है, वेपोरेट्स एट 373 केल्विन। वेपोरेट का मतलब है कि वो लिक्विड से क्या होता है, गैसियस स्टेट में जा रहा है, और ये उसका क्या है, बॉइलिंग टेम्परेचर दे रखा है। और एंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन जो है वो 40.63 किलो जूल पर मोल दे रखी है। तो इसको कैसे सोल्व करना है वो देखिए। तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो कितनी है, 40.63। तो ये किलो जूल पर मोल है। तो आपको याद रखना है जब भी कोई एंट्रोपी से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल हो तो किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लेना है। तो इसको जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40630 जूल पर मोल हो जाएगा। तो किलो जूल के जूल आपने बना लेने हैं। और बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो कितना है, वो केल्विन में ही लेना है, तो वो 373 है। तो जो एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन है आपको, क्योंकि एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करना है डेल्टा एस, तो वो मैंने बताया था क्या होता है, डेल्टा एच अपॉन टी होता है। तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन, क्योंकि हम वेपर फेज के लिए ले रहे हैं, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसी के लिए ये आपको एंथैल्पी चेंज दिया है। तो ये कितना है, 40 जो है 40630 है, इसको जूल में कन्वर्ट कर लिया है, और 373 से हमने इसको डिवाइड करना है। तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 109। तो ये जूल में है इस तरह से, और ये टेम्परेचर से डिवाइड हो रहा है, तो ये पर केल्विन हो जाएगा पर मोल। तो आपको याद ही है कि जो एंट्रोपी चेन के यूनिट होते हैं जूल पर केल्विन पर मोल होते हैं। तो ये डेल्टा एस आ गया, पर मोल का मतलब है ये 41 मोल आया है। और 1 मोल जो वाटर है वो आपको पता है वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18। तो 1 मोल जो वाटर है वो कितना होगा, 18 ग्राम। तो ये जो आपका आंसर आया ये इट इज़ फॉर 18 ग्राम। और आपको निकालना किसके लिए है, 54 ग्राम के लिए। तो ये याद रखना है आपको कि एंट्रोपी चेंज जो है, जो अब आपको फाइंड आउट करना है 454 ग्राम ऑफ वाटर। तो 54 ग्राम ऑफ वाटर के लिए कितना होगा, ये जो आपका आंसर था 109, इट वाज फॉर 18 ग्राम। तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा, 18 से डिवाइड कर दीजिए, और 54 के लिए निकालना है तो 54 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स कि ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपका आंसर जो है वो 327 आ जाएगा जूल पर केल्विन। तो अब पर मोल जो है आपको नहीं लिखना है, क्योंकि ये 3 मोल्स के लिए है। 54 ग्राम जो वाटर है वो 3 मोल्स होते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आप सोल्व कर पाएंगे। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एंट्रोपी चेंज फॉर कन्वर्जन ऑफ 1 ग्राम ऑफ आइस। तो यहाँ एक तो याद रखना है कि ये 1 ग्राम के लिए आपको फाइंड आउट करना है, और आइस मीन्स ये वाटर सॉलिड है टू लिक्विड वाटर। तो ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एंट्रोपी चेंज जो है ये क्या होगा, फ्यूजन का केस होगा। तो एट 273 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
तो प्रेशर की इसमें ज़रूरत नहीं है। और एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न जो है वो 6.025 जो है ये किलो जूल पर मोल में आपको दिया है। तो यहाँ पर कैसे इसको सोल्व करेंगे, एक तो ये जो एंथैल्पी चेंज है फ्यूज़न के लिए ये कितना है 6.025 है, और ये क्या है किलो जूल पर मोल है। तो किलो जूल के आपको बताया था कि जूल्स आप बना लेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6025 आ जाएगा, जूल पर मोल जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पर मोल का मतलब है फॉर 1 मोल। तो वाटर जो है 1 मोल कितना होता है, ये 18 ग्राम होता है। तो इट मीन्स कि ये 18 ग्राम वाटर के लिए है, और आपको आंसर 1 ग्राम के लिए चाहिए। तो इस मीन्स कि आपको 1 ग्राम के लिए डेल्टा एच जो है वो फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे होगा, डेल्टा एच जो है यहाँ पे देख लीजिए, ये 6025 जो है ये 18 ग्राम के लिए है। तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा, 18 से आप डिवाइड करेंगे, तो इसको 18 से आप डिवाइड कर देना। तो ये अप्रोक्सीमेटली 334.72 जो है ये आ जाएगा जूल पर ग्राम में। अब आ जाएगा पर ग्राम मीन्स कि आपको 1 ग्राम के लिए जो है फाइंड आउट करना था, इसलिए 18 से डिवाइड किया, क्योंकि ये जो है पर मोल मीन्स कि 18 ग्राम के लिए आपको दिया हुआ था। और अब आपको फाइंड आउट करना है एंट्रोपी चेंज। तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा, डेल्टा एच अपॉन टी होगा। तो डेल्टा एच जो है वो आपने फाइंड आउट कर लिया है 334.72, और टेम्परेचर जो है वो कितना था 273। तो इस तरह से ये 273 से आप डिवाइड कर लेना, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.23 आ जाएगा। तो ये जूल्स में है और पर ग्राम, और ये टेम्परेचर केल्विन में है। तो जूल पर केल्विन पर ग्राम मीन्स कि 1 ग्राम के लिए आपने फाइंड आउट कर लिया है। तो ये आपने पहले ही डेल्टा एच को ही पर ग्राम में कन्वर्ट कर लिया था, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपको यूनिट्स का जो है वो खास ख्याल रखना है। आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर एट 373 केल्विन टू वेपर्स। तो लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है एट द सेम टेम्परेचर मीन्स एट 373 केल्विन, और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो है वो 2.259 किलो जूल पर ग्राम में दिया है, और आपको जो फाइंड आउट करना है वो 1 मोल के लिए करना है। तो ये पहले क्वेश्चन से बिल्कुल अपोजिट है। तो इसको कैसे हम सोल्व करेंगे वो देखिए। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो है अब की बार क्या दी है 2.259 जो है किलो जूल पर ग्राम में दी है। तो किलो जूल के जूल तो आपको बनाने ही हैं, और ये पर ग्राम का क्या करना है वो भी देखते हैं। तो अभी तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2259 तो ये जूल पर ग्राम हो जाएगा। तो इस टाइप से, और टेम्परेचर तो जो है वो आपको दे ही रखा है। तो टेम्परेचर क्या है, ये टी जो है वो कितना है 373 केल्विन है, और ये बॉइलिंग टेम्परेचर है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। आगे आपको ये समझना है कि ये जो एंथैल्पी चेंज है ये जूल पर ग्राम है, मीन्स कि ये 1 ग्राम के लिए है, और आपको 1 मोल के लिए चाहिए। 1 मोल का मतलब कितना होता है, 1 मोल वाटर जो है आपको याद ही हो गया होगा कि 18 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम के लिए इतना है, तो 18 ग्राम के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस तरह से एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन जो है ये 2259 जो है इसको हम क्या कर रहे हैं 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको 18 से मल्टीप्लाई क्यों किया है ये आपको देखना है। 40662 जो है ये जूल पर मोल आ गया है। पर मोल का मीन्स क्या मतलब है कि ये 1 मोल के लिए मीन्स 18 ग्राम के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो आपको एंथैल्पी चेंज में ही यूनिट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर लेना है, क्योंकि इस बार हमें ग्राम में दे रखा था पर ग्राम 1 ग्राम के लिए, और हमें 1 मोल के लिए फाइंड आउट करना था। तो इसलिए ये एंथैल्पी चेंज इस टाइप से किया है। तो आगे तो आप कर ही सकते हैं एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो क्या होगा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय टी बॉइलिंग। तो यहाँ पर ये कितना है, ये 40662 जो है ये जूल पर मोल है, और टेम्परेचर कितना है 373 है। तो उससे डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 109 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। तो ये जूल पर केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में है तो ये जूल पर केल्विन, और क्योंकि हमने 1 मोल के लिए निकाल लिया था तो पर मोल। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन होगा। आगे एक और क्वेश्चन है जो आपको खुद ही ट्राई करना है। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर कन्वर्जन ऑफ 2 मोल्स। तो लिक्विड वाटर ये 2 मोल्स के लिए आपको फाइंड आउट करना है, और टेम्परेचर 373 है, और इसमें एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन जो है 37.3 किलो जूल पर मोल दिया है। तो
तो आपको किलो जूल के जूल में कन्वर्ट कर लेने हैं और फिर आंसर आपका डेल्टा एस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो 1 मोल के लिए वो 100 आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो ये जूल पर केल्विन पर मोल जो है आ जाएगा। फिर आपको 2 मोल्स के लिए क्या करना है, तो 100 को 2 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये नेचुरली 200 आपका आंसर आएगा जूल पर केल्विन। तो पर मोल नहीं लिखना है आपकी बार आपको, क्योंकि आपने ये 2 मोल के लिए फाइंड आउट किया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपको ट्राई करके देखना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, ये है गिब्स फ्री एनर्जी। इसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको गिब्स एनर्जी या गिब्स फंक्शन भी कहा जाता है। तो जो टोटल एनर्जी किसी सिस्टम के पास होती है, जिसको हम एंथैल्पी एच से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें से जब सिस्टम कोई यूज़फुल वर्क करता है तो उसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है उस वर्क को करते हुए। तो वो जो डिक्रीज़ जितनी भी होती है उसी को हम गिब्स फ्री एनर्जी जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज़ दैट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी ऑफ ए सिस्टम द डिक्रीज इन वूज वैल्यू, जिसकी वैल्यू में जब डिक्रीज होता है ड्यूरिंग ए प्रोसेस, इज इक्वल टू द यूजफुल वर्क, और वो यूजफुल वर्क के इक्वल होती है। तो इसको मैथमेटिकली ही आप समझ पाएंगे कि इसका मतलब क्या है। और आपने सबसे पहले इंटरनल एनर्जी जो है वो पढ़ा हुआ था, जो किसी सिस्टम की अपनी खुद की एनर्जी होती है। और जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती है वो आपको पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम, तो वो सब मिला के जो है वो क्या हो जाती है, एक टोटल एनर्जी होती है, जिसको हम एंथैल्पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका वो पार्ट जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ये टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम है, इसमें से कुछ हम माइनस करेंगे तो वो जी के इक्वल हो जाएगा। तो आप देखिए कि मैथमेटिकली जो है इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो गिब्स फ्री एनर्जी को ऐसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये टोटल एनर्जी में से कुछ माइनस होगा। तो क्या माइनस होगा वो आपको नोट करना है। एक तो टी है टेम्परेचर, और एस क्या है, एंट्रोपी। एंट्रोपी मीन्स रैंडमनेस। तो रैंडमनेस ज़्यादा होने से आप देख रहे हैं कि जी की वैल्यू जो है वो कम आएगी, मीन्स कि यूजफुल वर्क कम होगा। तो ये इक्वेशन जो है जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस जो है ये आपको लर्न कर लेनी है। तो जी जो है वो क्वांटिटी है डिक्रीज इन हुज वैल्यू, तो वो सिस्टम की जितनी वैल्यू डिक्रीज होती है एनर्जी की जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हुई है, उसी को हम गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। तो इसको हम जो है आगे में इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी करेंगे, जिससे आपको ये बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। आगे देखते हैं फ्री एनर्जी चेंज, जो क्या है, डेल्टा जी है। तो डेल्टा जी जो है वो क्या होता है, G2 माइनस G1। तो G2 क्या है, इन फाइनल स्टेट, और G1 क्या है, इनिशियल स्टेट का फ्री एनर्जी। तो G जो है अभी आपने पढ़ा था वो क्या था, H माइनस टी एस। तो H एंथैल्पी है, T टेम्परेचर केल्विन में, और S क्या है, एंट्रोपी है। तो ये इक्वेशन जो है आपको ध्यान में रखनी है। तो इनिशियल स्टेट में जो G1 जो होगा वो क्या होगा, एंथैल्पी चेंज, इनिशियल एंथैल्पी, और टेम्परेचर सपोज कांस्टेंट है, और इनिशियल स्टेट की एंट्रोपी। इसी तरह से फाइनल स्टेट में क्या होगा, G2 ले लेंगे हम उसका फ्री एनर्जी, और वो एंथैल्पी चेंज H2 हो जाएगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो वही रहेगा, और जो फाइनल स्टेट की एंट्रोपी है वो क्या होगा, S2। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस ले लेंगे। तो सेकंड माइनस फर्स्ट कर लेते हैं, तो क्या आएगा, G2 माइनस G1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, H2 माइनस H1, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, और T जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो S2 माइनस S1 जो है आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, हम सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन जो है माइनस कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये आएगा। और G2 माइनस G1 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा G से, और H2 माइनस H1 जो है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा H। तो माइनस T जो है वो क्या, ये कॉमन ले रखा है हमने, और S2 माइनस S1 क्या होगा, डेल्टा S। तो ये वो इम्पोर्टेंट इक्वेशन है जो आपको दिमाग में रखनी है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। और इस इक्वेशन को बोलते क्या हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन या गिब्स एनर्जी इक्वेशन। तो इसको आगे हमें न्यूमेरिकल में भी यूज़ करना है। आगे हम समझते हैं फ्री एनर्जी चेंज एंड यूज़फुल वर्क। तो ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है डेल्टा जी, इसका यूज़फुल वर्क से क्या रिलेशन है ये आपको स्टडी करना है। इसको नॉन मैकेनिकल वर्क बोलते हैं। इसको हम क्या हेडिंग देते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फ्री एनर्जी की। फ्री एनर्जी का बेसिकली मीनिंग क्या है ये आपको इस टॉपिक से क्लियर होगा। तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स का था उसमें आपने क्या पढ़ा था कि जो डेल्टा ई था वो क्या था, Q प्लस W था। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म ये था, और उसमें ये आपको बताया गया था कि अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो, तो बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क करता है, सिस्टम जैसे एक्सपेंड होता है, तो वर्क डन जो है वो क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ W जो है अगर माइनस W ले लेते हैं तो देखिए Q किसके इक्वल आएगा, तो Q आ जाएगा डेल्टा E प्लस W।
तो ये W जो है यहाँ पर हम माइनस ले लेंगे तो वो इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो इस टाइप से वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो ये इक्वेशन बनती है। तो Q इक्वल टू डेल्टा E प्लस W। तो यहाँ पर W आपको नज़र नहीं आ रहा है कि नेगेटिव लिया है कि नहीं, ये नेगेटिव आपको इस फार्मूले में लेना है, उसके बाद ये इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि जब भी कोई सिस्टम ऐसे एक्सपेंड होता है इस तरह से, तो वो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। और एक्सपेंड होने के बाद जब नेक्स्ट साइकिल में जब इंजन वर्क करता है तो उसके बाद फिर जो वर्क एक्सपेंड होने के बाद जब सिस्टम बिल्कुल वर्क करने के लिए रेडी हो जाता है तो उसके बाद जो वर्क होता है उसको नॉन एक्सपेंशन वर्क बोलते हैं। पहले जब सिस्टम एक्सपेंड होता है उसको एक्सपेंशन वर्क बोलते हैं। तो ये जो वर्क है ये इसको हम दोबारा लिखते हैं डेल्टा E प्लस, वर्क को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया है कि एक तो होता है एक्सपेंशन वर्क, एक होता है नॉन एक्सपेंशन जो एक्सपेंशन के बाद होता है। तो इस तरह से जब आप किसी इंजन की या किसी सिस्टम की वर्किंग समझेंगे फिजिक्स में तो उसमें आपको ऐसा बताया जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन जाती है। तो W को आपने दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेना है। तो इसको अब दोबारा करते हैं। तो Q इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा E। तो ये जो वर्क ऑफ एक्सपेंशन है ये आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, एक फार्मूला ड्राइव किया था, वो क्या था, W इज इक्वल टू P डेल्टा V। तो एक्सपेंशन वर्क की जगह पे हम क्या लिखते हैं, P डेल्टा V, और W नॉन एक्सपेंशन जो है ये ऐसे ही रहने देते हैं। अब आपको क्या याद आ रहा है कि डेल्टा E प्लस P डेल्टा V क्या होता है। तो आपने इसके बारे में पढ़ा था कि ये डेल्टा H के इक्वल होता है। तो ये डेल्टा E प्लस P डेल्टा V जो है एंथैल्पी चेंज इसके इक्वल होता है। और आगे जो है नॉन एक्सपेंशन जो है हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ तक इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद आगे करते हैं। आगे आपको याद है कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा S जो था वो क्या बताया था, Q रिवर्सिबल अपॉन जो है वो T बताया था। तो यहाँ से Q जो है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या आ जाता है, T डेल्टा S के इक्वल आ जाता है। तो ये जो इक्वेशन है इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए। तो इसमें Q की जगह पर आप क्या पुट कर देंगे, T डेल्टा S। तो देखिए क्या बन जाएगा, तो T डेल्टा S जो है वो किसके इक्वल हो गया, डेल्टा H प्लस W नॉन एक्सपेंशन। तो इस तरह से ये इक्वेशन बन जाती है। तो अब W नॉन एक्सपेंशन को हम इधर ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस W नॉन एक्सपेंशन और डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो इस तरह से ये इक्वेशन बनती है। और अब आपको याद आ गया होगा कि डेल्टा H माइनस T डेल्टा S किसके इक्वल होता है, ये आपने अभी प्रूव किया था। तो वो आपको पुट करना है। तो W नॉन एक्सपेंशन जो है यहाँ पे हम किसके इक्वल लिखेंगे, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो आपको याद है ना कि वो डेल्टा G के फ्री एनर्जी चेंज के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम इसको दोबारा लिख देते हैं कि माइनस डेल्टा G इज इक्वल टू क्या है, नॉन एक्सपेंशन। तो जो नॉन एक्सपेंशन वर्क होता है जनरली ये ही क्या होता है, यूज़फुल वर्क होता है। तो यहाँ से आपको ये जो है प्रूव कर लेना है कि जो W यूज़फुल वर्क है दैट इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा G मीन्स डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। तो माइनस जो है वो डिक्रीज इन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से कंक्लूजन यही निकला है कि जो फ्री एनर्जी जब डिक्रीज होती है किसी सिस्टम की तो वही यूज़फुल वर्क के इक्वल होती है। तो यहाँ से आप कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि दस फ्री एनर्जी G जो है ऑफ ए सिस्टम इज़ अ मेजर ऑफ इट्स कैपेसिटी टू डू यूज़फुल वर्क। तो G से हमें आइडिया होता है कि सिस्टम कितना यूज़फुल वर्क करता है, क्योंकि जो टोटल एनर्जी होती है किसी सिस्टम के पास वो क्या होती है, एंथैल्पी होती है। तो उसमें से कुछ माइनस करके ही जो है वो फ्री एनर्जी के इक्वल होता है जो यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट होती है। तो जितनी एनर्जी किसी सिस्टम के पास होती है टोटल, वो सारी की सारी यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि उससे कुछ कम जो है जो G है वही जो है इस बात को मेजर करती है कि कितना यूज़फुल वर्क हुआ है। तो यहाँ पे आपको लास्ट में ये करना है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच इज़ फ्री फॉर कन्वर्जन टू यूज़फुल वर्क एंड देयरफॉर इट कॉल्ड एज फ्री एनर्जी। तो यहाँ से आपको इस बात का भी आंसर मिल गया है कि G को फ्री एनर्जी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये यूज़फुल वर्क करने के लिए फ्री है। तो ये था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फ्री एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ड्राइविंग फोर्स फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किस फोर्स की वजह से स्पॉन्टेनियस होती है, कौन सा ऐसा फोर्स है जो लगा होता है जो प्रोसेस को आगे की तरफ लेके जाता है, वो आपको समझना है। द फोर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस इज कॉल्ड एज ड्राइविंग फोर्स। तो इसको ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं। तो जो नेचर ऑफ ड्राइविंग फोर्स है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टू टेंडेंसीज। तो सिस्टम की दो टेंडेंसीज आपको बताई थी, उसी बेस पर हमने क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी पहले आपको बताया था।
तो एक तो था टेंडेंसी टू हैव मिनिमम एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी वाला जो क्राइटेरिया था उसमें आपको ये बताया था कि डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो इसी से ये मिनिमम एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से ये डेल्टा एच नेगेटिव जो है प्रूव किया था। और दूसरी क्या टेंडेंसी होती है सिस्टम की, टेंडेंसी टू हैव मैक्सिमम रैंडमनेस। सिस्टम जो है मैक्सिमम रैंडमनेस की तरफ जाना चाहता है, मीन्स उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होती है, मीन्स कि डेल्टा एस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये दो बातें आपने पहले स्टडी कर रखी हैं। तो जो ओवरऑल स्पॉन्टेनिटी होती है वो प्रोसेस की, वो इन दोनों टेंडेंसीज का एक रिजल्टेंट होता है। तो ये यहाँ पे नोट करना है आपको, द ओवरऑल टेंडेंसी ऑफ अ प्रोसेस टू ओकर बाई इटसेल्फ इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू टेंडेंसीज एंड इज कॉल्ड एज ड्राइविंग फोर्स। उसी को ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं। सपोज किसी रिएक्शन में डेल्टा एच तो नेगेटिव है मगर डेल्टा एच पॉजिटिव नहीं है, तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये फैक्टर उससे कितना ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। मीन्स कि जो फैक्टर स्पॉन्टेनिटी के फेवर में है वो ज़्यादा फेवर में होना चाहिए, और जो अगेंस्ट है वो कम अगेंस्ट होना चाहिए। तो इस तरह से ये जो है दोनों का रिजल्टेंट जो है आगे हम समझेंगे कि कैसे निकालना है। तो स्पॉन्टेनिटी जो है वो कैसे ओवरऑल क्राइटेरिया बनेगा, तो ये आपको नोट करना है, ओवरऑल क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। तो इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी चेंज, तो फ्री एनर्जी जो है, जो जी है उसमें आपको पता है कि एच और एस दोनों टर्म आ जाती हैं। तो जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच माइनस टी एस। तो फ्री एनर्जी की टर्म में हम एक ओवरऑल क्राइटेरिया स्पॉन्टेनिटी का बना देंगे। तो ये क्या है, द ओवरऑल क्राइटेरिया ऑफ ए प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। की स्पॉन्टेनियस कब होगी प्रोसेस, कैन बी ड्राइव इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग टू वेज। तो वो दो तरह से ड्राइव हो सकता है, एक तो ये एंट्रोपी कंसिडरेशन से, जो एंट्रोपी चेंज है उसके हिसाब से, और एक इसमें जो इक्वेशन बनाई थी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जिसे क्या बोलते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो बाद में हम इसके थ्रू करेंगे और वो ज़्यादा ईजी भी होगा, लेकिन हमें दोनों मेथड जो है वो करने हैं। स्पॉन्टेनिटी को एक ओवरऑल क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी जो बनाना है इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी चेंज, वो पहले हम एंट्रोपी के विद रिस्पेक्ट टू जो है करेंगे, बाद में जो है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से करेंगे। तो पहले एंट्रोपी के अकॉर्डिंग जो है हम एक ओवरऑल क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी जो है ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। ड्राइव्स इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी ही करना है। तो करेंगे कैसे वो देखिए। अभी हम एंट्रोपी से स्टार्ट करते हैं। तो एंट्रोपी जो है, टोटल एंट्रोपी चेंज जो है, ये मैंने आपको बताया था क्या होता है, सिस्टम की एंट्रोपी चेंज प्लस क्या होता है, सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज। तो ये डेल्टा एस सराउंडिंग लिख लेते हैं। तो यहाँ ये इक्वेशन जो है आपको याद रखनी है, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो एक बात आपको ये नोट करनी है कि एंट्रोपी जो है सराउंडिंग की, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि वो क्या होता है, डेल्टा एस आपको पता ही है कि क्यू अपॉन टी होता है, तो इसको हम माइनस क्यू जो है ले लेते हैं और एट कांस्टेंट प्रेशर ले लेते हैं। माइनस का मतलब होता है कि सराउंडिंग जो है वो हीट लूज़ कर रहा है और सिस्टम जो है वो गेन कर रहा है। और ये जो क्यू पी होता है, अमाउंट ऑफ हीट जो है लोएस्ट एट कांस्टेंट प्रेशर जो है, ये आपको पता है कि किसके इक्वल होती है, डेल्टा एच के। तो ये हम डेल्टा एच ले लेंगे और टी से डिवाइड करेंगे। तो ये जो डेल्टा एच सराउंडिंग है, इसको हम माइनस डेल्टा एच अपॉन टी पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो ये हमने सपोज ही कर लिया है कि हीट इज लॉस्ट बाय सराउंडिंग। तो ये स्टेप आपको लर्न ही करना पड़ेगा। तो अब देखिए डेल्टा एस जो टोटल है वो किसके इक्वल आएगा, डेल्टा एस सिस्टम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डेल्टा एस सिस्टम लिखेंगे और आगे जो है वो माइनस डेल्टा एच अपॉन टी जो है ये यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये माइनस डेल्टा एच अपॉन टी ऐसे आ गया। तो इस टाइप से अब इसकी टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। टी डेल्टा एस टोटल जो है, तो आगे क्या होगा, टी डेल्टा एस सिस्टम। तो कुछ नहीं लिखा होता तो अंडरस्टूड होता कि सिस्टम होता है, माइनस डेल्टा एस। तो अब इसको ज़रा दोबारा सोल्व करते हैं। तो आगे देखिए ये क्या होगा, टी डेल्टा एस टोटल, ये टोटल एंट्रोपी चेंज है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस ये डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इस टाइप से हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आपको याद आ गया है कि जो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है ये किसके इक्वल है। आगे इसको सोल्व करते हैं। तो ये टी डेल्टा एस टोटल जो है वो किसके इक्वल हो गया। तो ये अपने अब ध्यान आ गया होगा कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस किसके इक्वल होता है, ये डेल्टा जी के, तो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। तो ये जो है इसमें आपको ये प्रूव करना था कि डेल्टा जी जो है, इसको मैं दोबारा भी लिख देता हूँ, डेल्टा जी जो है वो माइनस टी डेल्टा एस टोटल के है। तो ये ऊपर वाला लिखें या नीचे वाला, ये दोनों एक ही चीज़ है, माइनस आप किसी भी साइड लगा सकते हैं। तो जो टोटल एंट्रोपी चेंज होता है, तो टोटल एंट्रोपी चेंज जो है
इसको ऐसे लिखते हैं, टोटल एंट्रोपी चेंज जो है वो आपको याद है कि अगर पॉजिटिव हो, डेल्टा एस अगर पॉजिटिव होता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो डेल्टा जी जो है वो क्या आएगा, तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी जो है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्योंकि एंट्रोपी की टर्म में, टोटल एंट्रोपी चेंज की टर्म में आपको क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी पता है कि टोटल एंट्रोपी चेंज जो है वो पॉजिटिव होता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है, नेगेटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेल्टा एस और डेल्टा जी के साइन जो है अपोजिट हैं, तो जो डेल्टा एस की टर्म में क्राइटेरिया था उससे उल्टा जो है वो डेल्टा जी की टर्म में हो जाएगा। तो डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, तभी प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस हो जाती है। तो यहाँ पे ये तीन बातें आपको नोट कर लेनी है कि डेल्टा जी इज नेगेटिव द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी जीरो है तो प्रोसेस जो है वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। मीन्स कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितनी जा रही है उतनी ही बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाती है। तो इक्विलिब्रियम के जो है वो अगला चैप्टर है, उसमें इक्विलिब्रियम का मीनिंग आपको ठीक से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से डेल्टा जी की टर्म में हमने स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया बना लिया है, जो हमें एंट्रोपी कंसिडरेशन से बनाया है इन टर्म्स ऑफ टोटल एंट्रोपी चेंज। ये तभी हो सकता है जब टोटल एंट्रोपी चेंज की टर्म में आपको जो है क्राइटेरिया पता हो। तो इस तरह से ये फार्मूला और ये क्राइटेरिया आपको लर्न कर लेना है, और यही क्राइटेरिया हम जो है आगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से भी करेंगे, जो ईजी भी है और इम्पोर्टेंट भी। आगे हम स्टडी करते हैं फ्रॉम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो है वो क्या है, वो आपको याद है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, इससे हम जो है ओवरऑल क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी फाइंड आउट करेंगे। तो स्पॉन्टेनिटी के लिए आपको पता है कि प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होती है अगर डेल्टा एच क्या हो, आपको पता है कि डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एस जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये दोनों बातें इसमें पुट करके देखिए कि डेल्टा एच की कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लीजिए, -2 -3 कुछ भी सपोज कर लीजिए, और डेल्टा एस की कोई पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए, और टी जो है क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में है तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्योंकि डेल्टा एच जो है नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ये पूरा फैक्टर नेगेटिव होगा। नेगेटिव नेगेटिव जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ से बड़ा इजीली पता चल रहा है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तब होती है जब डेल्टा जी क्या आए, नेगेटिव आए। क्योंकि ये दोनों फैक्टर जो हैं इस इक्वेशन में पुट करके डेल्टा जी जो है इजीली नेगेटिव आ जाता है। तो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी जो है ये बन गया पहले की तरह, इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, इफ डेल्टा जी इज जीरो द प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये आपको कंक्लूजन में लिखना है। लेकिन जो है डेल्टा जी नेगेटिव आएगा कब, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, फिर तो जो है डेल्टा जी नेगेटिव आ ही जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी ऐसा फैक्टर है, सपोज डेल्टा एच नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव हो जाता है या डेल्टा एस पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव हो जाता है, तो क्या डेल्टा जी नेगेटिव आ सकता है या नहीं, ये आपको जो है इसकी कंडीशन में देखना है। तो डेल्टा जी किसी भी कंडीशन में अगर नेगेटिव आ जाता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो अब आगे हमें देखना है कंडीशन फॉर डेल्टा जी टू बी नेगेटिव। तो आगे हम देखते हैं कंडीशन फॉर डेल्टा जी टू बी नेगेटिव। तो ये जो इक्वेशन है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, इसमें डेल्टा जी क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इसमें तीन कंडीशन मैं आपको बताऊंगा, तो वो तीनों आपको समझनी है। तो अगर डेल्टा एच सपोज क्या है, नेगेटिव है, मीन्स कि ये स्पॉन्टेनिटी की फेवर में ही है, और डेल्टा एस जो है वो सपोज क्या है, पॉजिटिव है, ये भी स्पॉन्टेनिटी की फेवर में है। तो ऐसे कंडीशन में डेल्टा जी तो नेगेटिव आएगा ही सर्टेनली। सर्टेनली का मतलब है कि जो है पक्का जो है वो डेल्टा जी नेगेटिव ही आएगा और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस जो है वो होगी ही होगी। तो ये फेवरेबल कंडीशन थी। तो अब हम जरा दूसरा केस लेते हैं जिसमें से एक फैक्टर फेवर कर रहा हो और दूसरा ना कर रहा हो। तो ये देखिए कि अगर आप सपोज कीजिए डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव मीन्स कि ये स्पॉन्टेनिटी की फेवर में नहीं है और डेल्टा एस तो पॉजिटिव ही है। तो जब ये वाली वैल्यूज़ जो हैं डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव यहाँ पे आप पुट करेंगे तो क्या डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, जरा ध्यान से देखिए। तो आप कहेंगे डेल्टा जी जो है ये विल बी नेगेटिव इफ़, तो डेल्टा जी किस कंडीशन में नेगेटिव आएगा वो सोचना है। तो देखिए डेल्टा एच जो है पॉजिटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो टी डेल्टा एस ये ओवरऑल माइनस हो गया, तो ये फैक्टर इससे ज़्यादा होगा, तभी डेल्टा जी नेगेटिव आ पाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टी डेल्टा एस अगर
अगर ग्रेटर देन डेल्टा एच हो, जब ये वैल्यूज़ आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो टी डेल्टा एस अगर ग्रेटर देन डेल्टा एच हो मैग्नीट्यूड में, तो डेल्टा जी नेगेटिव आ जाता है और प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस हो जाती है। अगर ऐसा नहीं हो पाया कि टी डेल्टा एस की वैल्यू मैग्नीट्यूड में लेस देन डेल्टा एच हुई, तब जो है वो डेल्टा जी नेगेटिव नहीं आएगा और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। तो अब देखते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि डेल्टा एच जो है वो सपोज नेगेटिव है, मींस कि स्पॉन्टेनिटी की फेवर में ही है, और डेल्टा एस भी जो है सपोज नेगेटिव ही है। तो ये चीज़ें जो हैं आप इस इक्वेशन में पुट करके देखिए, डेल्टा एस अगर नेगेटिव है तो ये टी डेल्टा एस, तो ये नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएंगे, और डेल्टा एच नेगेटिव है तो ये उससे बड़ा होना चाहिए, तभी डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। तो इस कंडीशन में डेल्टा जी वुड बी नेगेटिव इफ़ क्या होगा, नेगेटिव वाला फैक्टर जो है ज़्यादा होगा, तभी जो है वो ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव आ पाएगा। तो डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस हो तब डेल्टा जी नेगेटिव होगा और प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होगी। तो ये किस कंडीशन में डेल्टा जी नेगेटिव आ सकता है, तो ये आपने 3 कंडीशन जो है वो लर्न कर लेनी है। आगे आप एक फोर्थ कंडीशन भी देख लीजिए, इसको आप जस्ट इमेजिन करना है, ये आपको नोटबुक में नोट नहीं करना है। कि अब ये सपोज करें कि डेल्टा एच जो है वो सपोज पॉजिटिव है, मीन्स स्पॉन्टेनिटी की फेवर में नहीं है, और डेल्टा एस सपोज नेगेटिव है तो ये भी स्पॉन्टेनिटी की फेवर में नहीं है। तो क्या डेल्टा जी नेगेटिव आ सकता है इस कंडीशन में? तो देखिए, अगर दोनों स्पॉन्टेनिटी की फेवर में नहीं है, डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा जी नेगेटिव जो है इस केस में नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और जो प्रोसेस जो है कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर दोनों फैक्टर जो हैं स्पॉन्टेनिटी की फेवर में नहीं है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो ही नहीं सकती है। तो ये जो है स्पॉन्टेनिटी के बारे में ये सारी बातें आपको लर्न कर लेनी है, और ये फोर्थ पॉइंट आपको नोट नहीं करना है।